हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था। इस चैप्टर में मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली होता क्या है, मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार और रिवाइज कर देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक होती है जिसमें सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं, लॉज नॉर्म्स दिए हुए हैं कि किस हिसाब से एक कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जाएगा एक सिस्टमेटिक वे में। तो दैट इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस क्या क्या थे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए हैं पार्ट 1 में, आप वो देखिए। उसके बाद आप ये इस वीडियो में आइए, ये पार्ट 2 है। मैंने नेसेसिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ा दिया था। अब हम जो न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे, व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है ये पढ़ेंगे। What is included in the administration of a country? किसी भी कंट्री के एक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आता है। गवर्नमेंट हैज़ टू मेक लॉज रिलेटिंग टू सेवरल सब्जेक्ट्स। एक जो गवर्नमेंट होती है उसे बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर लॉ बनाना पड़ता है, सच एज डिफेंडिंग द बाउंड्रीज। हमारी देश की जो बाउंड्रीज़ हैं उससे लगी हुई बहुत सारी कंट्री है, जैसे पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो हमारी जो बाउंड्री है उससे जो एनिमीज़ हैं दूसरे कंट्रीज से, जो भी टेररिस्ट हैं, उनसे हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टिंग द पीपल फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन से लोगों को बचाना। इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी। इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी का मतलब होता है कि हमारे देश से गरीबी को जड़ से मिटाना। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय हों और इससे गरीबी हटेगी और कोई भी भूखा नहीं सोएगा। एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। नेक्स्ट आता है एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज कि हमारे कंट्री का हर हर बच्चे अच्छे से पढ़ें, उन्हें स्कूल मिले, कॉलेजेस मिले और हेल्थ सर्विसेज जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो सबको मिले, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हर किसी को अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिले, अच्छे डॉक्टर्स मिले। इनकरेजमेंट टू कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। हमारे हमारे देश में कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अच्छे से बढ़ें। प्रोटेक्शन ऑफ द वीकर सेक्शंस। जो भी वीकर सेक्शंस हैं, वीकर सेक्शंस में आते हैं SC STs आते हैं या फिर माइनॉरिटीज़ आते हैं जिनके पास बहुत कम लोग हैं, मतलब उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, माइनॉरिटीज़ हैं, तो इसीलिए उन्हें वीकर सेक्शन भी कहा जाता है। तो वो आते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करना ताकि जो मेजॉरिटी है, जो लोग ज़्यादा हैं इस कंट्री में, वो लोग उन्हें किसी तरह से भी नुकसान ना पहुंचाएं, किसी तरह से भी हार्म ना कर पाएँ। मेकिंग पॉलिसीज़ फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ वुमेन, चिल्ड्रेन एंड देयर ट्राइबल पीपल। हमारी गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं आपको क्या बता रही हूँ, आपको समझ आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, गवर्नमेंट को क्या क्या संभालना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने बताया मेकिंग पॉलिसीज़ फॉर द प्रोग्रेस ऑफ वुमेन, चिल्ड्रेन एंड द ट्राइबल पीपल। जितनी भी वुमेन्स हैं, जितने भी बच्चे हैं और जितने भी ट्राइबल हैं, इनके लिए पॉलिसीज़ बनाना। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों। स्पेशल ट्रीटमेंट मीन्स कि सिर्फ वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए ही पॉलिसीज़ क्यों बनाना, क्योंकि एक्चुअली सबसे पहले वुमेन की बात करते हैं। हमारी कंट्री में हमेशा से ऐसा ट्रेडिशन आता रहा है कि वुमेन्स को वीकर सेक्शन माना जाता है, उन्हें वीक माना जाता है और उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे वो घर पे हो या चाहे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो। तो इसी कारण से हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोशिश करती है कि जितने भी जॉब्स हैं उनमें वुमेन्स का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। साथ ही साथ अब चिल्ड्रंस की बात करते हैं। चिल्ड्रंस के साथ बहुत सारे क्राइम्स होते हैं और ऐसे क्राइम्स होते हैं जिनसे वो बिल्कुल अनअवेयर रहते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी होता है बच्चों की प्रोटेक्शन करना, जिससे सबसे पहले चाइल्ड लेबर रखा जाता है, बच्चों को काम पे रखा जाता है, वो बिल्कुल गलत बात है। उसके लिए लॉज
लॉज बनाए गए हैं। किसी तरह का अब्यूज़ होता है बच्चों के साथ, उसके लिए लॉज बनाए गए हैं। बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है जब कोई किसी बच्चे के साथ कोई क्राइम करता है। और जो ट्राइबल है, एक्चुअली जितने भी ट्राइबल हैं वो अपने आप को हमारी कंट्री से अलग मानते हैं। अलग इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके साथ सही से ट्रीटमेंट नहीं होता, उन्हें सही से सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं है, बहुत भेदभाव होता है उनके साथ। इसलिए तो इसीलिए उनके लिए अलग से पॉलिसी बनाई जाती है ताकि किसी तरह की भी प्रॉब्लम उन्हें ना हो और वो खुद को इस कंट्री का एक पार्ट माने। गवर्नमेंट has to bring about desirable changes in the society by implementing laws। हमारी जो गवर्नमेंट है उससे बहुत सारे ऐसे चेंजेस जिनकी ज़रूरत है सोसाइटी को, वो लाने चाहिए और वो लाते हैं। लॉज को इम्प्लीमेंट करके नए नए लॉज बनाते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं ज़रूरत के हिसाब से। इन शॉर्ट, गवर्नमेंट इन मॉडर्न टाइम्स हैव टू टेक डिसीजंस रिलेटेड टू डिफरेंट इश्यूज, राइट फ्रॉम स्पेस रिसर्च टू पब्लिक क्लीनिनेस। हमारी जो आज की मॉडर्न गवर्नमेंट है उन्हें हर इशू में डिसीजन लेना पड़ता है क्योंकि पूरे कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन एक गवर्नमेंट ही संभालती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को हर तरह के इशू में डिसीजन लेना पड़ता है, चाहे वो स्पेस रिसर्च, चाहे वो मार्स में जाने की बात हो, मून में जाने की बात हो, रॉकेट बनाने की बात हो, से लेकर हमारी जो छोटी छोटी गलियों में गंदगी है वहाँ तक हर चीज़ में गवर्नमेंट को ही लॉ बनाना पड़ता है। हैविंग understood the meaning of constitution and governance, we shall now see how the Indian constitution was made। तो हम समझ गए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है और कैसे गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है। अब हम जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था। बैकग्राउंड टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने का बैकग्राउंड क्या था। The process of the making of Indian Constitution started in 1946। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1946 में बनना चालू हुआ था। The leaders of the freedom movement insisted that independent India will be governed not by the laws made by British but by a law made by Indian themselves। हमारे जो फ्रीडम मूवमेंट के लीडर्स थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, BR अम्बेडकर हो गए, तो ये सारे जो फ्रीडम मूवमेंट के लीडर्स थे, इनका ये मानना था और ये लोगों ने ये कोशिश की कि हमारी जो इंडिया है, इंडिपेंडेंट इंडिया है, वो ब्रिटिशर्स के जो हमारे इंडिया को रूल कर रहे थे उनके बनाए हुए लॉ से नहीं चलेगी। हमारे कंट्री का खुद का लॉ होगा, इंडियन लॉ, और हम उससे ही चलेंगे। अ कमिटी वॉज स्टैब्लिश टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इट केम टू बी नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक कमेटी का फॉर्मेशन हुआ जिसने जिम्मेदारी ली कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करेगी, इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, और वो असेंबली कहलाने लगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसका ही नाम पड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन August 15, 1947। इंडिया को अगस्त 15, 1947 में आज़ादी मिली। बिफोर दैट द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया। इसके पहले आप सब ने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, इस चीज़ का आइडिया होगा ही कि हमारे देश के आज़ाद होने से पहले जो ब्रिटिशर्स थे वो हमें रूल करते थे और उन्होंने हमारे इंडिया को डिवाइड कर दिया था अलग अलग प्रोविंसेस में, जो थे बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो ब्रिटिशर्स थे वो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए, इसी कारण से उन्होंने हमारी कंट्री को डिवाइड किया था बॉम्बे, बंगाल और मद्रास में। द एडमिनिस्ट्रेशन इन दीज प्रोविंसेस वॉज कैरिड आउट बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। Similarly, the local princes were carrying out administration in some areas। ये जो अलग अलग प्रोविंसेस थे यहाँ पे लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हुआ करते थे। रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होते हैं, ये क्लास 6 में भी आपको पढ़ाया गया था कि लोग जिसे इलेक्ट करते हैं कि हाँ ये हमको हम इसकी बातें मानेंगे, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा, उसे कहते हैं। पर ब्रिटिशर्स के समय हम यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं रूल की बात करेंगे तो कौन उन्हें रूल करेगा वो लोग खुद डिसाइड करते थे।
और जो लोकल राजा थे, प्रिंस वगैरह थे, वो लोग अपने कुछ एरियाज़ का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। अब आप सोचेंगे कि इसमें ब्रिटिशर्स का क्या काम हुआ। ब्रिटिशर्स का काम ये होता था कि सब उनके अंडर होता था और सब उनके लॉस के हिसाब से होता था। वो जिस हिसाब से चाहते थे उस हिसाब से चीज़ें चलती थी, ये उनका कंट्रोल था। उन्हें प्रॉब्लम नहीं था कि इंडिया के लोग रूल करें, इंडिया के लोग रूल करें, पर जो रूल कर रहे हैं वो ब्रिटिशर्स के अंडर थे। Such areas were known as princely states and their chiefs were known as princes। और ऐसे एरिया जहाँ पे लोकल प्रिंस रूल करते थे उन्हें कहा जाता था प्रिंसली स्टेट, और उनके जो चीफ होते थे उसे कहा जाता था प्रिंसेस। The representatives of the provinces and the princely states were included in the Constituent Assembly। और फिर जब ब्रिटिशर्स चले गए हमारे देश से, तो जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे और जो प्रिंसली स्टेट के चीफ थे वो सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बन गए। देयर वर अ टोटल ऑफ 299 मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था उसमें लगभग 299 मेंबर्स थे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का क्या कंट्रीब्यूशन था? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर was the chairman of the drafting committee. He had studied in depth the constitution of different countries of the world. He studied and contemplated day and night to draft our constitution। जो बाबा साहिब कमेटी थी, सॉरी, जो बाबा साहिब अम्बेडकर थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ के जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस थे उन्हें बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ा था। और फिर जब हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन की बात आई तो उन्होंने अपना दिन और रात लगा दिया उस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपरली बनाने में। The draft constitution prepared by him was presented to the constituent assembly। और एक ड्राफ्ट बनाया था। ड्राफ्ट होता है मतलब प्रॉपरली वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन एक छोटे वे में उसे बना के रिप्रेजेंट किया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। It was discussed article by article. Many amendments were suggested by different members। एक एक आर्टिकल के बारे में डिस्कशन किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, और बहुत सारे अमेंडमेंट्स, एक नया वर्ड है अमेंडमेंट्स, मतलब होता है जब लॉ में चेंजेस किए जाते हैं तो उसे अमेंडमेंट कहते हैं। तो बहुत सारे अमेंडमेंट आए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैंडल्ड द टास्क ऑफ प्रेजेंटिंग द ड्राफ्ट, answering the various questions raised on it, making changes in the draft as per suggestion of the Constituent Assembly। जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे उन्होंने ये जिम्मेदारी ली थी क्योंकि उन्होंने ही वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट किया था, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी ली थी कि जितने भी क्वेश्चंस थे लोगों के कि ये क्यों डाला, ये पॉइंट क्यों डाला, ऐसे प्रोविजंस क्यों डाले, इन सब क्वेश्चंस का आंसर वो कर रहे थे क्योंकि उन्होंने दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा था। देखिए, दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से ये फ़ायदा हुआ कि उस कंट्री में कुछ स्पेसिफिक लॉज जब इम्प्लीमेंट किए गए तो उस कंट्री में वो लॉज कितने सक्सेसफुल हुए, और यदि वो वहाँ सक्सेसफुल हुए और हमारी कंट्री की कोई भी चीज़ यदि सिमिलर है उस कंट्री से, चाहे पॉपुलेशन हो, एरिया हो, कल्चर हो, कुछ भी, तो हमारी कंट्री में वो कितना सक्सेसफुल हो सकता है ये हम अज्यूम कर सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दूसरे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से पढ़े थे, तो जब उनसे सवाल किए गए तो उनके पास हर सवाल के जवाब थे, और जो चीज़ें, जो सजेशंस दूसरों ने सजेस्ट किए वो चेंजेस अपने ड्राफ्ट में किए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। एंड मेकिंग एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्लॉलेस। फ्लॉलेस भी आपके लिए एक नया वर्ड है। फ्लॉलेस मतलब होता है जिसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होती है, कोई भी खराबी नहीं होती है। तो सबकी बातें सुनी, चेंजेस किए, और फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे फ्लॉलेस बना दिया। फ्लॉलेस मतलब होता है कि बिल्कुल ही परफेक्ट बना दिया। ड्यू टू दिस कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. वी आर प्राउड ऑफ इट. Decision in the Constituent Assembly were made on the basis of debate and discussions, a respect for opposing viewpoints, and acceptance of appropriate suggestions was a characteristic of the working of the Constituent Assembly. हमें बहुत ज़्यादा प्राउड होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसे ही नहीं बना दिया गया है. हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल किया, उसके पहले बहुत सारे डिबेट्स हुए थे, डिस्कशंस हुए थे बहुत सारे पॉइंट्स पे. हर पॉइंट को अच्छे से समझा गया और जिसने भी जिस भी पॉइंट का अपोज किया उसे पूरी रिस्पेक्ट दी गई. किसी ने कोई सजेशन दिया, उस सजेशन को भी एक्सेप्ट किया गया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए गए. और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया. इट टुक 2 years 11 months and 17 days to complete the writing of the constitution. एक कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे लिखने में 2 साल 11 month and 17 days लगे. There were 22 parts, 395 articles and 8 schedules in the original constitution. हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उसमें 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 schedules उसमें डाले गए थे. The Constituent Assembly enacted the Constitution and adopted it on 26 November 1949. हमारी जो Constituent Assembly थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट किया और उसे अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ. उसके बाद उसे एक्सेप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 में. लेकिन इसीलिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है. The country began to be governed according to the provisions of the Constitution from 26 January 1950. लेकिन हमारा जो रिपब्लिक डे है उस दिन से उस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया. कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर में, लेकिन हमारी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्न करना स्टार्ट की फ्रॉम 26 नवंबर 1950. द इंडियन रिपब्लिक केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम दिस डे. और इस दिन से हमारा इंडियन रिपब्लिक एग्जिस्टेंस में आने लगा. पहले हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे और उनके अंडर ही काम करते थे, उनके लॉज के हिसाब से चलते थे. लेकिन हमारी कंट्री ने खुद का इंडिपेंडेंस के बाद एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारी कंट्री एडमिनिस्टर होने लगी 26 जनवरी 1950 से. और उसके बाद से हम इंडियन रिपब्लिक बन गए. Therefore 26 जनवरी सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे. इसलिए पूरी दुनिया में जो 26 जनवरी है वो रिपब्लिक डे के नाम से सेलिब्रेट होती है. आप यहाँ कुछ लीडर्स की फ़ोटो दी गई है वो देख सकते हैं. पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर मौलाना आज़ाद, सरोजनी नायडू, ये सारे थे हमारे इंडिपेंडेंस के बाद. तो बच्चों इस चैप्टर के लिए इतना ही. यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.